नजरें बदली नज़ारे बदले, नजरें बदली नज़ारे बदले, करती बदली तो किनारे बदले। अगर इस सृष्टि को बदलना है मेरे मित्रों तो अपनी दृष्टि को बदलो। तुम जो चाहते हो वो ना ही तुम्हारे रास में है ना ही वनवास में है। अंदर झांक के देख, अंदर झांक के देख, वो केवल तुम्हारे विश्वास में है, विश्वास में है। नमस्कार, केबी स्टूडियो में आप सबों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक, हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों को एक ऐसे नामचीन शिक्षाविद और भूतपूर्व अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता श्री दिग्विजय बाबू जी से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने 82 वर्ष के इस पड़ाव में भी युवाओं को पीछे छोड़ दिया है। आज गरीब और निसहाय बच्चे जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं उनको अनवरत रूप से शिक्षा दान कर रहे हैं। आज इनको देखकर हमें याद आता है वीर कुंवर सिंह का वह इतिहास, जिसे सुनकर हम सब ने अपने अंदर के आत्मबल को बढ़ाया है। तो आइए मिलते हैं हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत दिग्विजय बाबू जी से। नमस्कार सर, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इतना दूर से कष्ट करके मेरे जैसे छिपे हुए आदमी को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं केबी स्टूडियो बेगूसराय और उसके निर्देशक डॉक्टर रोशन कुमार के प्रति काफ़ी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का आपका प्रयास, बहुत से इलाके हैं गांव घर में जहाँ बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिनको प्लेटफार्म मिलना ज़रूरी है, और उस प्लेटफार्म के प्रति आपका यह प्रयास सराहनीय है। जी सर, आशीर्वाद है आप लोगों का सर। बिल्कुल आशीर्वाद, सदा आशीर्वाद रहेगा। आप लोग हमेशा बढ़ते रहें, आगे बढ़ें, यह मेरी कामना है। जी सर। सर, आप ऐसे तो आपके हम लोग के पूरे ज़िले के आप अभिभावक हैं, हम सभी आपसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिंद से हमारे जो दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं उन्हें आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम तो जानते ही होंगे आप लोग कि मेरा नाम दिग्विजय कुमार सिंह है। इस नाम के पहले मेरा नाम दूसरा था, और जब तक मेरा वह दूसरा नाम था मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हुआ करता था। स्थिति यह थी कि 6ठा क्लास में जब मैं फेल कर गया तो बाबूजी लोगों को बहुत निराशा हुई कि यह लड़का कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो स्वर्गीय हो गए 1952 में ही, वो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुआ करते थे। उनकी तुलना में मैं जीरो था, इसलिए बाबूजी वगैरह को निराशा हुई। मैंने एक शर्त रखा कि मुझे, आप 6ठा में मैं फेल कर गया हूँ, अगर आप मुझे 8वां में नाम लिखा दें तो मैं अच्छा करूँगा, 7वां मुझे नाम लिखाइएगा तो मैं फेल ही रहूँगा। पता नहीं कौन सी प्रेरणा, कहाँ से यह प्रेरणा मिली कि एक शर्त मैंने यह रखा। दूसरा शर्त रखा कि मेरा नाम बदल दीजिए, यह नाम मेरे लिए बहुत अशुभ है, इस नाम के चलते ही मेरी प्रतिभा दबी हुई है। और सच ही जानिए कि जिस रोज़ से मेरा नाम दिग्विजय पड़ गया, 6ठा फेल आदमी 8वां में नाम लिखाता है, और विजय के रास्ते पे आप निकल पड़े। हाँ, 7वां का लड़का जो फर्स्ट करके क्लास से गया था वो सबको दाब करके मैं फर्स्ट कर गया क्लास में, और सदा फर्स्ट रहा। उसके बाद सेकंड डिवीज़न मैंने लाइफ में देखा नहीं। मेरा जन्म 1940 के 12 मार्च को हुआ था। मैट्रिक तो मैंने कर लिया 1954 में, और सारी गरीबी, सारी दिक्कतों, कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात भी मुझे उस समय में 79% नंबर आया, जो आज का 95% से ज़्यादा महत्व रखता है। और मैं मैट्रिक पास किया। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में मेरा नामांकन हुआ। गरीबी के चलते मैं 3 महीना से ज़्यादा अध्ययन चालू नहीं रख सका, घर छोड़ के आ गया। दुर्भाग्य की बात थी कि जैसी स्थिति आज है कि मेरे घर में कोई महिला सदस्य नहीं है, वही स्थिति उस समय में बाबूजी के भी जो ये अंतिम अवस्था आई, उस समय में भी मेरे घर में महिला नहीं थी। तो मेरी शादी एक अपरिहार्य तत्व माना गया इस परिवार को चलाने के लिए, और मेरी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई 1955 में। पत्नी आई, 2-3 महीना तक तो लोग अपरिचित ही रहते हैं। आज का ज़माना तो था नहीं कि शादी के पहले ही मोबाइल से बात होने लगती है। उस समय तो हम लोग लड़की देखे भी नहीं थे।
आगे 3-4 महीना के बाद जब परिचय हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा देख ही रही हो क्या करते हैं, बैठा हुआ हूँ। पढ़ते क्यों नहीं? कि जब सुबह का खाना और शाम के खाने में बाबूजी को चप्पल रगड़ना पड़ता है तो फिर पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप नाम लिखाइए, और मैंने 1955 में जीडी कॉलेज बेगूसराय में नाम लिखाया, और तब से उन्होंने मेरे अंतिम इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का जो भी खर्चा हुआ 25 भर सोना का जेवर उनके पास में था। वह एक जमींदार और बहुत ही संस्कारी परिवार की महिला थी। 25 भर जेवर बेच करके मुझे उन्होंने इंजीनियर बना दिया। आज उन्हीं के बोए हुए फसल को मैं काट करके आराम से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये नहीं अनुभव हो रहा है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, लगता है कि वो मेरे साथ हैं। खैर भाई, इंजीनियरिंग किया पटना से, वहाँ से करने के बाद सिंचाई विभाग में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लगी, फिर परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदल गई, सारा चीज़ चेंज हो गया। यह तो मेरा प्रारंभिक परिचय यही है। सर, आप कनीय अभियंता से कार्यपालक अभियंता तक का अपने सफ़र पूरा किया अपने सेवा काल के दौरान। बच्चों को, वही गरीब बच्चों को जो हमारे समाज के पिछड़े तबके के हैं, चाहे किसी जाति धर्म से हो, उस गरीब बच्चों को आपने निःशुल्क शिक्षा देने का जो है बीड़ा उठाया। मतलब ये चूँकि इस उम्र में लोग चूँकि सेवा काल से आप जब रिटायर हो गए तो आप चाहते तो आप आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मतलब कहाँ से आप प्रेरित हुए? आपके मन में कब और कैसे ये ख्याल आया कि आपने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया? देखिए, क्योंकि मैं स्वयं ही एक गरीब बच्चा हुआ करता था। मेरी पढ़ाई में बाबूजी के सामने में जो कठिनाई सबका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा हूँ। उसके बाद मेरे पढ़ाई के प्रति मेरी पत्नी की चेष्टा कि एक गरीब लड़का को उसने अपना जेवर बेच करके इंजीनियर बना दिया, यह प्रेरणा कि आज मैं रिटायरमेंट के बाद 20-25 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, जिसमें छठा से लेकर के 10वीं तक के विद्यार्थी हुआ करते हैं। इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा मुझे 2 कारण से मिली। एक कारण तो यह कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक गरीब बच्चे को पढ़ा करके इंजीनियर बना दिया। बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे अपने समाज में या दूसरे जाति वर्ग के लोगों में भी ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो संसाधन की कमी के चलते कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यदि मेरे तरफ से कुछ योगदान हो जाए, और मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जितना सब्जेक्ट मैं जानता हूँ उतना ज्ञान तो मैं उनको दे सकता हूँ। जी जी। इसलिए मैंने यह शुरू किया। एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि हमारे सभी बच्चे बहुत ही सफल हैं अपने लाइफ में, सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। अकेलापन मेरे लिए सदा से ही बहुत ही कष्टदायक चीज़ रहा है कि नहीं? तो कम से कम 10-5 बच्चों के बीच में मेरा सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक समय कट जाता है। एक यह भी कारण रहा कि मैंने यह किया, लेकिन मुख्यतः कारण यही था कि मेरी पत्नी ने एक गरीब बच्चे को पढ़ा के इंजीनियर बना दिया। मेरे योगदान से अगर कुछ बच्चे सुधर जाते हैं, और आपको यह सुन के खुशी होगी कि जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं सभी अपने क्लास के 1st, 2nd, 3rd स्टूडेंट हैं। विभिन्न स्कूलों के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी अपने क्लास के टॉप 3 में आते हैं। यह प्रेरणा मुझे इसी कारण से मिली। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। अपने आप में जो बातें आज हमारे दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा मिलेगी कि एक जो गरीबी, जो मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा, जिस अभाव को आपने बहुत नज़दीक से देखा, और फिर आप, यूँ तो कहा ही जाता है शुरू से ही सृष्टि की सृजनकर्ता, यूँ कहें कि पालक, हर चीज़ में
नारी शक्ति अपने आप में जो है विशेष है, बिल्कुल। जनन का वरदान है, हम लोग का पोषण का वरदान है उन्हें। और सच में आपकी धर्मपत्नी जो आज आपके साथ नहीं है, वो जहाँ भी हैं आज आपको देखकर उनको गौरव हो रहा होगा, उनको एक तरह से उन्हें ये लग रहा होगा कि जिस आपने पहले ही कहा कि जिस वृक्ष को उन्होंने लगाया आज उसके छांव में संपूर्ण समाज आसरा पा रहा है। और निश्चित रूप से आप पूरे समाज के लिए मिसाल हैं और हम सबों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो कर रहे हैं आने वाले संपूर्ण समाज को एक बड़े बदलाव के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता तक का सफ़र पूरा किया, बहुत सारे काम आपके सेवा काल में हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस स्टूडियो के द्वारा आप अपने कुछ विशिष्ट उपलब्धियों को हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए 1984 में बेलहर पड़ता है तारापुर के नज़दीक, भागलपुर ज़िला में, बांका ज़िला में आजकल है एक्चुअली। तो मैं उसमें बेलहरना डैम में पोस्टेड था, वहाँ बेलहरना डैम बना रहा था। अचानक मुझे पटना से एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी की भाषा से आप समझ सकते हैं कि वह एक बिहार सरकार के द्वारा मेरे प्रति एक सर्टिफिकेट था, एक उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था। उन्होंने लिखा था कि बेलहरना ये कटिहार के नज़दीक एक जगह है धबौल, वो मनिहारी वगैरह है ना, तो उसी आसपास से वो बांध पर होकर के उस गांव में जाना पड़ता है। वहाँ करीब 2 किलोमीटर में बांध टूट गया 1984 के बाढ़ में, और उसको मुख्यमंत्री उस समय चंद्रशेखर सिंह हुआ करते थे। उनके निर्देशानुसार उस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करना था। और मैं वहाँ देवघर में अपने कार्यालय में था। कार्यालय मेरा देवघर पड़ता था, कार्य क्षेत्र बेलहरना था जो बेलहर के नज़दीक है। वहाँ जब मुझे वो चिट्ठी मिली, लंबा लिफाफ में था, अब बाय नेम था दिग्विजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता। तो सरकारी नियम है, आप भी जानते होंगे कि सरकारी नियम है, जब बाय नेम अगर कोई पत्र आपको मानता है आता है तो इट इज़ साइन ऑफ सम डेंजर, जी जी, या किसी खतरे की निशानी मानी जाती है। तो मैंने चपरासी से पूछा कि भाई पर्सनली तुम चिट्ठी लेके आए हो, क्या मुझे सरकार ने कुछ एक्शन मुझ पर ले लिया क्या? जी जी। कहीं सर मिठाई खिलाइयो ना पहले। तो हम कह रहे मिठाई उठाई कौन चीज़ है, खिला देंगे, पहले बताओ ना है क्या इसमें? पहले है क्या? हाँ, तो नहीं यहाँ पहले मिठाई खिलाइयो। खैर बगले में दुकान था, मैंने उसको, मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर आ गया या यूँ कहें कि किसी चीज़ की आशंका थी कि भाई हमारे नाम से जो पत्र सरकार ने जारी आरोप किया है। तो नहीं है, हाँ, जी, कहीं जी। किसी आरोप के फलस्वरूप तो यह पत्र नहीं मिला है। लेकिन जब उसमें मैंने खोला उस पत्र को, तो उसकी भाषा से आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने मेरा कितना बड़ा प्रमाण पत्र दिया है। जी जी। ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र मेरे सेवा काल में बहुत मिले, और चूँकि बहुत जब कोई चीज़ मिलती है तो उसका महत्व घट जाता है। तो मुझे भी चूँकि बहुत सा सर्टिफिकेट मिला बिहार सरकार से, इसलिए मेरे नज़र में उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, और मैं किसी को भी कलेक्ट करके नहीं सर, यूँ हम कहें हमारे भाषा में कहें कि आपने समाज के लिए इतनी उपलब्धियाँ की, ठीक है, और आप के अंदर जो बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है कि समाज के द्वारा जो आपने कुछ किया, सरकार ने जो आपको सम्मान दिया, आपने उस सम्मान का जो है मतलब आपने अपने काम में हमेशा लगे रहे, एकदम कभी उसका गुरूर नहीं हुआ आपको, ये आपका बड़प्पन है। तो अब ये सुनिए कि उस पत्र की पहली भाषा थी कि पहली लाइन थी कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार धुबौल सुरक्षात्मक कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा करना है। अगला लाइन सुनिए, जिसमें विभाग ने आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता महसूस की है। क्या इज इट नॉट ए सर्टिफिकेट? क्या ये सर्टिफिकेट नहीं है? जी जी बिल्कुल, कि हमारे सक्रिय समूचे बिहार में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कि यू आर सेलेक्टेड। जी, मतलब आपको उसके लिए पूरा काबिल समझा गया सर। मुझे तो मैं गया, और सच में ही मैं 20 दिन में मैं उस बांध को 2 किलोमीटर मास को कंप्लीट कर दिया, जबकि कोई कोऑपरेशन नहीं था। एक तीसरी जगह का इंजीनियर वहाँ पहुँच गया, वहाँ के इंजीनियर का खुराक छिन गया, है ना। अरे लोग कमाते हैं, कार्य करते हैं, कमीशन खाते हैं, तो वो उस जगह पर मैं पहुँच गया, इसलिए मुझे कोऑपरेशन नहीं मिला। बिना कोऑपरेशन के मैंने सरकारी सामान को यूज कर दिया।
और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए। और चूँकि आप कन्या अभियंता के रूप में थे, फिर जो है आप कार्यपालक अभियंता, यानी काफ़ी जो है काम में व्यस्त रहे आप, लेकिन फिर भी साहित्य, चूँकि हम जानते हैं कि आप लिखने का भी, रचना लिखने का भी आपका जो है एक ललक और जो चाह है वो हमेशा बनी रही है। और आपने इस, चूँकि आपके दिल में साहित्य के प्रति विशेष रुचि रही है और आपने बहुत सारी स्वरचित रचनाएं लिखी हैं, तो हम चाहेंगे केबी स्टूडियो के माध्यम से जो दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, उन्हें आप अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियाँ यहाँ से सुनाएं। और बहुत सारी पत्रिकाओं में मुझे स्थान भी मिला, यहाँ तक कि 1967 में मेरी एक कहानी छपी कादम्बनी में। कादम्बनी बहुत ही सम्मानित पत्रिका जी, पत्रिका है। उसके फर्स्ट पेज पर मेरी कहानी छपी, अधूरी कहानी दिग्विजय सिंह। उस समय में उसका शीर्षक था अधूरी कहानी। राइटर में दिग्विजय सिंह बकरीवाला में लिखा करता था। जी जी। छपी, मैं ससुराल गया हुआ था, मेरे साले की शादी थी, उसी में पटना जंक्शन पर बुक स्टॉल पर खरीदा। जैसे फर्स्ट पेज उल्टा तो बड़ी खुशी हुई। 3-4 महीना पहले भेजे थे, छप गया, बड़ी खुशी हुई। मगर उम्र के साथ साथ तो जानते ही हैं कि आदमी की भावना भी कुछ कुंठित हो जाती है, प्रतिभा भी कुछ कुंठित हो जाती है। नहीं, यहाँ पे मैं सर आपको देखकर आपको यहाँ सर रोकना चाहूँगा कि आपने जो कहा उम्र के साथ, आज आप 82 वर्ष के हैं सर, और आप में जो ऊर्जा है सर, उस ऊर्जा को देखकर आपको कहीं से हमको नहीं लगता कि आप जो कह रहे उम्र के साथ कहीं न कहीं हमारा जो शक्ति है, हमारा जो आत्मबल है, ये कमज़ोर पड़ जाता है। आज इस उम्र में भी आप जीवन के अंतिम पड़ाव में भी युवा शक्ति को पीछे छोड़ रहे हैं सर। आप में वो दमखम है, ठीक है, कि आपने उन्हें मात देने का जो दमखम रखा है सर। इसके पीछे हम चाहेंगे, क्योंकि जो भी दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं सर, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या राज है। देखिए, इसके पीछे राज कुछ नहीं है। इसके पीछे मैंने यही राज समझा, कोई मैं कोशिश से नहीं किया, अपने आप हो गया। समझा ये कि जवानी को संभाल के रखो, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, है कि नहीं। तो मैंने अपनी जवानी को बहुत संभाल के रखा। कभी मैंने ड्रिंक किसको कहते हैं ये नहीं जाना। बीइंग ए इंजीनियर के साथ तो ये सब देने वाले बहुत सारे ऐसे होते जो नशा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बीइंग ए इंजीनियर, आई डिड नॉट टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाइन इन माई लाइफ। यस, जिसका फल यह है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो मेरे शरीर में हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए हार्ट ऑफ ए किडनी ऑफ ए लिवर ऑफ 25 ईयर्स एज का आदमी का जितना होना चाहिए। इसका कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मैं जीवन में खाना नहीं खाया। तो यही कहने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी 7:15 बजे मैंने नाश्ता किया, रात में फिर 8 बजे खाऊंगा। वो 7:15 बजे भी 2 रोटियाँ, थोड़ा सा भुजिया, दही जरूर रहता है। बस यही। आप यूँ कहें कि आपने संतुलित एकदम पूरा जो आपका डाइट था वो पूरा संतुलित था। एकदम संतुलित नहीं कहा जा सकता है। संतुलित भोजन होता है बैलेंस डाइट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल रहते हैं। प्रोटीन, फैट, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल रहते हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन इतना है कि मैं बहुत कम खाता हूँ। और दिल्ली में एक डॉक्टर ने मुझसे जब एज पूछा 2003 में, तो उस समय में मेरी उम्र अभी से 17 वर्ष घटा दीजिए, 66-67 वर्ष की उम्र थी उस समय में। तो मैंने बताया रियल उम्र। उन्होंने कहा कि नॉट पॉसिबल, यू आर नॉट मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, है कि नहीं। आप 50 साल से अधिक नहीं लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप 67 साल के। 67 साल के हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब अब क्या बताऊँ आपको, सर्टिफिकेट तो है नहीं मेरे पास जो ला के दिखा दूँ आपको। लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 66 वर्ष की है। कारण पूछा उन्होंने कि हाउ डू यू मेंटेन योर बॉडी, अपने शरीर को आप मेंटेन कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि सप्ताह में अगर 2 शाम में खा लेता हूँ डॉक्टर साहब, तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं खाते हैं हम? कि नहीं डॉक्टर, एक दिन भर में एक बार खाता हूँ, वो भी 2 रोटियाँ। अगर रोटी नहीं मिली, चूड़े सूखा मिल गया, वही खा लिया, वही में मेरा संतुष्टि हो जाती है। तो उस वक्त डॉक्टर ने ही बोला था कि कम खाना और गम खाना अच्छे तंदुरुस्त रहने का लक्षण है कि नहीं। और हमारे दर्शक भी यहाँ से सुन पा रहे हैं और आपको निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। कम खाना और गम खाना। जीवन के 82 वर्ष जिए हैं और काफ़ी
बड़ा अनुभव है आपके पास। प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य में सर आप क्या बदलाव देखते हैं? जब मैं शिक्षक था, जब मैं विद्यार्थी था तो शिक्षक मारा करते थे। आज मैं शिक्षक हो गया हूँ, विद्यार्थी मारा करता है कि नहीं? तो मेरी किस्मत यानी आज की जो व्यवस्था है, आपने एक कटाक्ष व्यंग के माध्यम से बताया कि आज विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध कितना कमजोर हो गया। तो गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ थी वह बहुत बड़ी थी। एकलव्य की परंपरा, हाँ, एकलव्य की परंपरा और आरुणि की परंपरा। हाँ, आरुणि जो पानी रोकने के लिए अपना शरीर बिछा जी, दी, जी, जी। है कि नहीं? तो ये गुरु शिष्य परंपरा थी। जिस गुरु शिष्य परंपरा का अंत हो गया अपने भारत में, अब गुरु अपने को, देखिए गुरु शब्द का अर्थ आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। जी, जी, जी। गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है दूर करने वाला। तो अंधकार को दूर करने वाले गुरु होते हैं। जी, जी। जो गुरु आज हैं ही नहीं। आज गुरु सरकारी नौकर हैं, दरमाहा के लिए हड़ताल करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान कम है, समान वेतन समान कार्य समान वेतन का नारा लगाते हैं। लेकिन ऐसा हम तो देखते हैं कि जो समान वेतन समान कार्य मांग रहे हैं उनकी स्थिति है कि आई हैव नोन सो मेनी ऑफ सच टीचर्स कि अपना नाम भी सही नहीं लिख पाते हैं, संडे मंडे सही नहीं लिख पाते हैं। उनको समान कार्य समान वेतन चाहिए। तो आज जब से सरकारी नौकरी हो गई, जी जी, तब से शिक्षा व्यवस्था यानी चौपट हो गई। आप हम यूँ कह सकते हैं सर कि जो गुणवत्ता थी आप लोगों के इसमें की, जो शिक्षा की गुणवत्ता थी, जिसमें कम ज्ञान वाले, जिन्होंने पास शैक्षणिक डिग्रियां कम होती थी, फिर भी उनके पास जो उनका ज्ञान जो था, वो चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो या उनके अनुभव का ज्ञान हो, साथ ही साथ जो भी उनको दिया गया ज्ञान हो, वो बहुत ज़्यादा था। और आज उनके पास शैक्षणिक डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अंदर का जो एक तरह से जो हम लोग कह सकते हैं कि गुणवत्ता, जो शिक्षा का गुणवत्ता है, वो दिखता नहीं है सर। एक तो नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव हो गया। जी जी, नैतिक शिक्षा है नहीं। हम लोगों के पिताजी कहते थे, एक कविता सुनाई करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, जी जी, बलिहारी वो गुरु की जो गोविंद दिन बटा। जी मतलब कि गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष है। आज पिता का स्थान भगवान के समकक्ष है। पिता पुत्र, बाबूजी इस पर एक हम लोगों को ये अच्छी भी सुनाते थे, पैरोडी भी सुनाते थे। सर, नैतिक शिक्षा की आपने बात की सर। हाँ। तो नैतिक शिक्षा आपको नहीं लगता कि आज हमारे समाज की बहुत ही जरूरी बन चुकी है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है? नैतिकता के अभाव में तो आज देखिए ना कि जैसे कहा ना कि हाथरसी कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो शिक्षक मारा करते थे, आज मैं शिक्षक हूँ तो स्टूडेंट मारा करता है। वो स्थिति नैतिक शिक्षा का अभाव में हर घर में बाप का हो गया है। बाप बेटा सब 5 जगह 5 को मिल करके बैठा हुआ है। बाप कुछ बोलता है तो बेटा को मैं कहते हुए सुनता हूँ, डोंट माइंड, इट इज़ नॉट केस विथ मी, है कि नहीं? हमारे बच्चे सब बहुत ही डिसिप्लिन है। जी जी। लेकिन मैंने देखा, अपने ही समाज में देखा है कि बाबा बोल रहे हैं, बाप बोल रहा है, पोता और बेटा कर रहे हैं, तोरा कुछ बुझेबे नहीं करी, छो झूठे तो बोल दे। जी जी, इसे कतई मतलब यह इसे मुंह जो है नहीं काट सकते हैं कि हमारे समाज में जो है वही हमारे बाबूजी इसके बारे में एक पैरोडी भी सुनाते थे, नैतिकता से ही संबंधित बता रहा हूँ कि बाप ससुर दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी वो बाप की जो ससुर दिन बताए। ससुरे को गोर लगो। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले देश का भविष्य है, उनका निर्माण कैसे हो। क्योंकि अभिभावक, आज आपने इस स्टूडियो से बताया कि आपके बच्चे आज जहाँ भी हैं संस्कारवान हैं और किसी न किसी रूप में सफल हैं। तो ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, आज वहाँ उनका एक सपना है अपने बच्चों को लेके, आज आपको वो सुन पा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आज के युवकों को नैतिकता पर बल देना चाहिए। बाप को बाप समझना चाहिए, गुरु को गुरु समझना चाहिए, माँ को माँ समझना चाहिए। तभी उनमें ज्ञान वृद्धि भी होगी और उनका भविष्य भी सुनिश्चित होगा। सर, जो हमारे अभिभावक हैं सर, हम उनके लिए चाहेंगे आप कुछ विचार दें। और अभिभावक, हमने बहुत से अभिभावक को यह कहते सुना है, कल ही एक आदमी को ना क्या कहें सर, 2 लाख रुपया उस बेटा को पढ़ाई में लग जाता है, साल में हमारा सब कमाई उसी में चला। पहले का जो समर्पण की जो भावना थी, तो उन पिता को मैंने कल कहा कि देखिए, इसके लिए आप पश्चाताप मत कीजिए। जी जी, आप 2 लाख रुपया सालाना खर्च करके एक नया पेड़ उगा रहे हैं, है कि नहीं? जो पेड़ आगे भविष्य में आपको भी छाया देगा और समाज को भी छाया देगा। इसलिए पिता का, जहाँ तक अभिभावक का सवाल है, अभिभावक
हर अभिभावक के मन में आजकल इच्छा यह रखती है कि हमारे बेटे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बने। जी जी, किसी सरकारी पद पर जाएं। हाँ, किसी सरकार, और इसके लिए वो बच्चों के दिमाग पर दबाव भी बहुत डालते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, दबाव मत डालिए। आप उसके इंटरेस्ट को देखिए कि किस लाइन में इसका इंटरेस्ट कैसा है। अगर इफ़ ही इज़ ए गुड प्लेयर, Yes. लेट हिम गो टू द गेम्स, स्पोर्ट। आज सचिन तेंदुलकर मैट्रिक 3rd डिवीज़न से पास है, जी जी, एंड ही इज़ नोन बाय गॉड ऑफ क्रिकेट। ओनली ड्यू टू क्रिकेट। जी जी, यस, है कि नहीं? जी जी, समूचे वर्ल्ड में उसको लोग जानते जी हैं। जी, उसका रिकॉर्ड अभी तक बीट जी, नहीं हुआ। जी, जी। है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे बड़ा अभिभावक का यही है कि ठीक है, उनकी यह सोच बिल्कुल सही है कि उनके बच्चे भविष्य में अच्छा करें, मगर आप जो चाहते हैं वह उन पर बोझ मत बनाइए, लादिए नहीं उन पर। उनको अपना रास्ता को ढूंढने कहीं ना कहीं उनको स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपना निर्णय खुद- स्वतंत्रता दीजिए कि वह किस लाइन में जा करके। जी, जी। आज गाना गाने का ही देख लीजिए कि एक से एक जी, आज बहुत सारे क्षेत्र में संभावनाएं बहुत संभावनाएं। जी। एक ज़माना था कि रफ़ी और लता और ये आपको मुकेश, ये सब चीज़ 25-50 बरस तक एक ही टेम्पो में चलते। जी जी जी, इसका क्या कारण था? अल्टरनेटिव की कमी थी। जी, जी, निश्चित। अल्टरनेटिव की कमी का क्या कारण था? प्लेटफार्म नहीं था, जी, जी। वेन्यू नहीं था। आज प्लेटफार्म, वेन्यू, आज आप ही हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इट विल गो टू द आइज ऑफ सो मेनी पर्सन्स। यस सर, यह एक प्लेटफार्म हुआ या, कि नहीं? या। अगर हम अच्छा गाते तो आज हमारा गाना भी आप जी। तो लोग जानता तो मुझे बुलाता। जी जी, तो इसलिए प्लेटफार्म आज ज़्यादा हो गया। इसलिए मुझे गार्जियन से या अभिभावक से यही कहना है कि हेल्प योर चाइल्ड, ट्राई टू सपोर्ट हिम, बट डोंट गिव लोड टू देयर माइंड एज पर योर विल। अपनी इच्छा अनुसार उनके माथा पर दबाव मत दीजिए। तो सर हमारा बिहार जो संपूर्ण विश्व का गौरव था शिक्षा के क्षेत्र में, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला आर्यभट्ट, चाणक्य, चरक, यूँ कहें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार का गौरव हुआ करता था, जहाँ विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है हमारा कि आज हमने अपने उस स्वर्णिम इतिहास को धूमिल कर दिया है और हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में सबसे पीछे है। तो सर इसमें चूंकि आप अभिभावक हैं और आपने बहुत अनुभव किया है आपने, तो इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है कि निकट भविष्य में हमारा बिहार पुनः उस स्वर्णिम इतिहास को जीवंत कर ले? शिक्षा के क्षेत्र में अभी बिहार की स्थिति यह है कि सिर्फ स्कूल का मकान बना दो, उसमें शिक्षक हैं कि नहीं है इसकी ज़रूरत नहीं है। आज हमारा ही मिडिल स्कूल है जिसको +2 कर दिया। जी जी, हम ही लोगों के खानदान का मिडिल स्कूल है, अभी तो सरकारी है, उसको +2 कर दिया। देयर आर अबाउट 2000 स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल, बट नंबर ऑफ टीचर्स इज 4 ओनली। अब बताइए कि 2000 शिक्षक को 2000 स्टूडेंट को 4 गो शिक्षक पढ़ाता है, क्या पढ़ाता होगा? तो सच स्टूडेंट्स कम टू मी कि सर इतनी दरखास्त लिखा दियो, सर इतनी चिट्ठी लिखा दियो, है कि नहीं? तो जब शिक्षक नहीं है तो अच्छा, दूसरी चीज़ है कि शिक्षा में अपने यहाँ भी और समूचे भारत में भी प्रयोग पर प्रयोग आज़ादी के बाद होता है। जी जी, डॉक्टर रघुवंश हुआ करते थे। आज तक एक नीति जो स्पष्ट शिक्षा की जो नीति है, हाँ। उस पर बहुत सारे बदलाव होते रहे। एकदम होता रहा, रोज़ प्रयोग। अब बताइए ना, जब डॉक्टर रघुवंश हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, तो उन्होंने अंग्रेजी शब्द का हिंदीकरण का भार उन पर दिया। तो उन्होंने बना दिया रेल स्टेशन को बना दिया धूम्र सकट विश्रामालय, तो कुछ तो धूम्र सकट बना दिया, तो कुछ बना। अब वही हमको कल हम बोल रहे थे, एक आदमी रहे थे कि पटना में चढ़ो रिक्शा पर और कहो कि सचिवालय ले चलो, तू नहीं जानता है सचिवालय कहाँ है, और उसी को कहो कि सेक्रेटरी चलूँ, अरे हाँ हुजूर चलूँ। तो ये हालत तो है। तो हिंदी का अनुवाद भी ऐसा हुआ जो अंग्रेजी से भी कठिन है कि इसी तरह से बहुत सा प्रयोग पर प्रयोग होता जा रहा है। और मेरे विचार से तो पुरानी शिक्षा पद्धति से बढ़ के कोई पद्धति नहीं। जी जी, जो गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी। हाँ, चाहे हम लोगों के ज़माने में 1975 तक शिक्षा की स्थिति यहाँ भी बेहतर थी, लेकिन जब से प्रयोग शुरू हो गया जी, कुछ लोग प्रयोग किए। अब जैसे महामाया बाबू आए, उन्होंने स्टूडेंट को जिगर का लाल कह दिया, नतीजा हुआ कि मैथ को ऑप्शनल कर दिया, जी जी, इंग्लिश को ऑप्शनल कर दिया, और अंग्रेजी तो सर आज भी 10th तक जो बिहार आज में भी ऑप्शनल है। जी जी, तो मैथ
देखिए 2 ही सब्जेक्ट ऐसा है जो लड़के में डिसिप्लिन इन्फ्यूज करता है जी। और वो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश। इसके चलते ही आदमी सर आप यहाँ पर हम एक बात जानना चाहेंगे, हमारे जो छात्र और युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं इस उम्र में भी आपका मैथ के प्रति मैंने देखा है कि मैंने खुद नज़दीक से देखा आपको कि जब भी कोई जटिल से जटिल प्रश्न भी लाता है तो काफ़ी उत्साह के साथ उसको आप हल लिख देते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो मैथ से डरते हैं सर, उनके अंदर मैथ का एक डर है। तो कैसे बच्चों के मन से ये डर निकाला जाए, मैथ को कैसे वो एक आराम की मतलब अपने व्यवहार में लाएं और आसानी से उसको हल कर देखिए पाएं? मैथ को तो मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा है कि मैथ को रिपीट इट टाइम एंड अगेन। कोई सम अगर आपको आया तो एक बार हम बना दिया हो गया, छोड़ दीजिए, उसको आप बार बार बनाइए। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आपको नहीं समझ में आएगा। हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही देखते हैं कि एगो सवाल 2 सवाल बनाते हैं, आया है कि नहीं, उस सबको नहीं आया, एगो सवाल 2 सवाल बना देते हैं, उसके बाद सब लड़का अपने बनाता है, इसलिए कि वो ठीक से समझता है, चीज़ को ध्यानपूर्वक देखता है। तो मैथ में यही चीज़ है कि एक तो लगन होना चाहिए और दूसरा उसके प्रति समर्पण भी होना चाहिए। अंग्रेजी तो यूँ कहिए तो मेरी समझ से अंग्रेजी से हल्की भाषा दुनिया में कोई है ही नहीं। जी जी बिल्कुल, अंग्रेजी से आसान भाषा कोई है ही नहीं दुनिया में। हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही सच में, क्योंकि जैसे हम लोग भारतीय अंग्रेजी को आसानी से पूरे फटाफट आराम से बोल लेते हैं। हाँ। और हमारे हिंदी भाषा को बाहर के जो लोग होते हैं वो उसको नहीं बोल पाते। स्वयं मैंने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए तो विवेकानंद का उच्चारण वो सही से नहीं कर पाए। हाँ। और हम लोग तो आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ नहीं, देखिए ये बात भी देखिए कि ये हो दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी भाषी राज्य के लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। जी जी, अन्य भाषा राज्य जो है साउथ इंडिया चाहे पश्चिमी भारत जी, ये सब के लोग हम लोगों से अच्छी हिंदी बोलते हैं, जी जी, शुद्ध बोलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। अंग्रेजी तो मेरे हिसाब से बहुत ही हल्की भाषा है। जी जी, इस पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। लिखित में और ओरल जो अंग्रेजी है दोनों में बहुत का अंतर है। लिखित में आप ग्रामर को फॉलो करते हैं, जी। अंग्रेजी में ग्रामर तमर का कोई भी जी जी जी। अच्छा सर, युवा चूँकि किसी भी राष्ट्र का जो ऊर्जा है, किसी भी राष्ट्र की शक्ति है, वो हम युवा शक्ति है। और भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है। यहाँ की आबादी का 65% जो हिस्सा है वो युवा है। और हम में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर हम चाहें अपने इन सकारात्मक ऊर्जा को अगर राष्ट्र हित में, समाज हित में लगाएं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन फिर भी आज हमारे देश के जो युवा हैं बहुत सारी तरह तरह की जो पश्चिमी सभ्यता का चकाचौंध है या यूं कहें जो उसका आकर्षण है उसमें वो उस अंधेरे में पड़ गए हैं। तो इस केबी स्टूडियो के मंच से चूँकि आप हमारे अभिभावक हैं और आपके प्रेरणा से निश्चित रूप से वो युवा प्रेरित होंगे, तो उनके भविष्य में चूँकि वो राष्ट्र के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, तो कैसे बदलाव आएगा सर? देखिए शिक्षा का अर्थ लोग समझ लिया है, लोग विद्यार्थी ही नहीं समझा है, छात्र ही नहीं समझे हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं कि पढ़ना और नौकरी पाना, पढ़ने का ये अर्थ नहीं है। पढ़ने का अर्थ है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। जी। हमारे जिस समय में ऋषि लोगों का युग हुआ करता था, विश्वामित्र वगैरह, उस समय में जंगल में जा कर के राजा का लड़का पढ़ते थे, उनको कहाँ नौकरी मिलती थी। ज्ञान प्राप्ति सबसे बड़ा साधन है। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप अपने ज्ञान का सदुपयोग कहीं भी कर सकते हैं। यू कैन बी ए गुड राइटर, यू कैन बी ए गुड पॉलिटिशियन, यू कैन बी ए गुड एक्टर, कोई चीज़ भी हो सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग आज के युवाओं को रखना चाहिए कि पढ़ने से इतना ही मतलब है कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए और पढ़ लेने के बाद आप किस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र में आप बढ़िए। मोदी जी कह देते हैं कि ये बनाओ, पकौड़ा बना के खाओ, जी, उस पर लोग आलोचना करता है। मैं कहता हूँ पकौड़ा बना करके बखरी बाजार में करोड़पति है। नहीं, उसको लोग गलत, उसका जो है ना बयानबाजी गलत रूप में लोग लेता है, क्योंकि उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में एक पकौड़ी बनाने वाला अपने से 4-4 गो 5-5 गो मकान बाजार में खरीदे हुए है। हम लोग इंजीनियर होने के बाद भी एगो झोपड़ी नहीं खरीद सकते। क्योंकि सर देश जो है ना सर हम सब से है और हम सब अगर निर्भर होंगे तभी हमारा देश निर्भर होगा। तो हम लोगों का सब ये युवाओं का सब ये देश तो सचमुच में 65% युवाओं का देश है। अगर युवा यहाँ के इस देश के प्रति सजग हो जाए तो इस देश को आंख दिखाने वाला, उंगली उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, है कि नहीं। मगर
दुर्भाग्य है कि कुछ तो युवक भी दिग्भ्रमित हैं और कुछ दुर्भ्रमित करने वाले तत्व भी अपने समाज में हैं, जो स्टूडेंट को बरगलाते हैं, स्टूडेंट को एक टूल्स के रूप में काम करते हैं। इस सब चीज़ पर पाबंदी होनी चाहिए। और कुछ अब एक प्रश्न आपने पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे सका था कि आप अपनी उपलब्धि बताइए सेवा काल की। जी सेवा काल की उपलब्धि ये है कि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिला होगा जो अपने लाइफ में 3-3 डैम बनाया होगा, 2-2 स्पिलवे बनाया होगा, फ्लड का भयंकर से भयंकर कांड किया होगा, उस काम किया होगा जिसी का फल था कि मुझे बिहार सरकार से सक्रिय सहयोग की आवश्यकता महसूस करनी पड़ी। बिहार सरकार को आपकी सहयोग की आवश्यकता पड़ी, महसूस हुई है कि नहीं? यही सब उपलब्धि। अच्छा सर, केबी स्टूडियो लगातार 4-5 महीनों से जो रोशन सर ने एक सपना यहाँ के युवाओं को दिया, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने एक क्रांति की जो मसाल अपने हाथों में ली है, जिससे हमारा संपूर्ण समाज, खासकर विशेषकर बेगूसराय का समाज जागृत हो, उनमें जागरूकता आए, एक नए समाज का सृजन हो, हमारा जो आने वाला समय हो, हम सब की आवाज़ हम सबों के साथ साझा हो। तो चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में जिनका एक नाम है, या उन्होंने कोई काम किया है या कुछ करना चाहते हैं, खेल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, समाज सेवा हो, उन तमाम क्षेत्रों में जो सीक्रेट सुपरस्टार हैं, उनको बेगूसराय का स्टार ऑफ बेगूसराय समझा है और उनकी आवाज़ को हम तक पहुंचाने के लिए एक मंच बनाया है केवी स्टूडियो। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब संजय जी ने मुझे बताया था आज से 5-7 दिन पहले आप लोगों के बारे में, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सचमुच में बेगूसराय एक अनोखा जिला है कि नहीं? जी जी, जहाँ प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। ऐसा तो हम देखा ही नहीं। बहुत जगह हम घूमे दुनिया में, दिल्ली हम रहे, साल में 6-6 महीना हम दिल्ली रहते थे, कहीं नहीं देखा कि ये प्रतिभा है। यहाँ तक समझ लीजिए कि बिहार की प्रतिभा के बारे में बता रहा हूँ कि एक आदमी अपने बच्चे का वहाँ नामांकन करवाया एक मिलिट्री स्कूल में, उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, हॉस्पिटल से नहीं ले सका था, स्कूल ने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन। वह बहुत सा दरख्वास्त दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। वह औरत मेरे नज़दीक पहुंची, मैंने दरख्वास्त लिख दिया, 4 लाइन का दरख्वास्त लिखा। उस दरख्वास्त को उस स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वयं पढ़ा, 10 टीचर के इसमें पढ़ करके ताली बजाया और इनको 2 महीना का टाइम दिया कि आप 2 महीना में सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। ये बेगूसराय की प्रतिभा, ये बेगूसराय की प्रतिभा है। जबकि वी आर नॉट ए बिग मैन, हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। अरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो कम ही ना है भाई, इंटर पास। और आज सर इस स्टूडियो में आप जैसे मतलब तो ऐसी प्रतिभाओं में बहुत सी प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं, जी जी, जिनको कहीं कोई रोशनी देने का मौका नहीं मिला। जी जी, ऐसे लोगों से आप रोशनी निकाल रहे हैं, जी जी, समाज के सामने में रख रहे हैं, यह तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा यह आशीर्वाद कहिए या शुभकामना कहिए कि आप लोग इस दिशा में बढ़ें, लोगों को जागरूक करें, ऐसे ही छिपे हुए लोगों को सामने लाएं, इससे जिला का भी नाम रोशन होगा। हम चाहेंगे कि आप 2 मुक्तक हमारे दर्शकों 2 लाइन का मुक्तक बताता हूँ, बहुत हल्का है। अजब हाल तब हो जाता है जब लगता यह रोग है। कौन रोग? समझ जाइए, प्रेम रोग। जी जी, अजब हाल तब हो जाता है। एक अभियोग का प्रयोग में बता रहा हूँ, अभियोग वर्ड सुने होंगे, जी जी, जोड़ने वाला, जी, आरोप आरोप आरोप, वो अब एक अभियोग, अब आरोप भी, जी सर, हाँ, आरोप अभियोग का प्रयोग मैंने किया है, उसी को सुना रहा हूँ। अजब हाल तब हो जाता है जब लगता यह रोग है, गांव मोहल्ले कहने लगते तुम पर भी अभियोग है। जी 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 जी, गांव मोहल्ले कहने लगते तुम पर भी अब आरोप लग गया है, ठीक है, तुम भी पड़ गया। दूसरा मुक्तक सुनिए, यह जो जा रही है, जी जी, ये देख रहे हो ना, जी जी, कविता है, यह जो जा रही है देख रहे हो ना, यह जो जा रही है देख रहे हो ना, यह भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। जो पीछे की ओर चले ये वही सवारी है। जी जी, जो पीछे की ओर चले ये वही सवारी है। आज पुनः आपको सर केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप ने बहुत सुंदर विचार दिए, जिन सुंदर विचार से हम सबको प्रेरणा मिल रही है, और आप हमारे संपूर्ण समाज के लिए जो आपकी प्रेरणा है उससे हम सभी प्रेरित होंगे, और केवी स्टूडियो के लिए जो आपका आशीर्वाद है वो हमेशा हम लोग को मिलता रहेगा। पुनः केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।